भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो जीडीपी का बेस ईयर है अब उसे चेंज किया जाएगा 2011-12 से अब वो 2022-23 में शिफ्ट किया जाएगा। और ये बात बताई है भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने, जो भी विंटर सेशन चल रहा है उसमें। और ये जो सारा इफेक्ट है ये फरवरी 2026 से देखने को मिल सकता है। बेस ईयर चेंज होकर के जब जो नया डेटा आएगा वो फरवरी 2026 से नए बेस ईयर से स्टार्ट हो सकता है। तो हम ये समझेंगे कि ये जो बेस ईयर है आखिर होता क्या है, क्यों ये चेंज किया गया है, उसके पीछे का रीजन क्या है और उस बेस ईयर के चेंज होने से आखिर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है हमारी इकोनॉमी या फिर जीडीपी पे। तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो, सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए बेस ईयर का मतलब क्या होता है जीडीपी कैलकुलेशन में, या कहीं भी आपको अगर बेस ईयर ऐसा दिख रहा है कुछ कैलकुलेशन में तो ऐसे समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मैंने आपसे कहा कि आज मतलब दिसंबर 2025 में अगर 1 किलो दाल की कीमत है 140 रुपए, लेट से, है ना, अज्यूम करते हैं। मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा 140 रुपए पर केजी में दाल है, तो बताओ कि ये सस्ती है या फिर महंगी है। तो आप क्या कहोगे कि अगर मुझे इससे पिछले महीने का डेटा पता हो, पिछले ईयर का डेटा पता हो, तब तो मैं कंपेयर करके बता सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे कहूँ नहीं नहीं, केवल आप ऐसे ही बताओ कि ये सस्ती है या फिर महंगी है, तब आप नहीं बता पाओगे कि ये सस्ती है या फिर महंगी है। लेकिन जब मैं आपको कहूँ कि अच्छा दिसंबर में तो दाल इतने की थी, लेकिन नवंबर में जो दाल थी वो 160 रुपए पर केजी की थी, तो आप क्या कहोगे, हाँ अच्छा कीमत क्या हो गई, सस्ती हो गई, है ना। जो 1 किलो दाल थी उसमें और कुछ चेंज नहीं हुआ, उसकी कीमत क्या हो गई, कम हो गई 20 रुपए से, तो आप कहोगे सस्ती हो गई। अगर मैं कहूँ कि अच्छा पिछले महीने 100 रुपए केजी थी, तो आप कहोगे अच्छा ये तो महंगी हो गई, है ना। तो ये ऐसे आप बताते हो जब आपको कंपैरिजन के लिए एक डेटा पता होता है कि आपका जो डेटा है आप कहाँ से कंपेयर कर रहे हो, उसके अनुसार आप समझते हो कि आपकी इसी तरह इकोनॉमी में कि आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है पीछे जा रही है कैसे। तो उसके लिए आप बेस ईयर लेते हो, जिससे क्या होता है वो एक बेंचमार्क ईयर होता है। उस ईयर से हम कंपेयर करते हैं जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है कि अच्छा 2011-12 में हमारी जीडीपी का हाल ये था, इसमें ये सेक्टर ऐसे था, इतना हमारी जीडीपी थी, तो अब 2025 में उससे कितना हम बढ़ चुके हैं। तो ऐसे जीडीपी की परफॉर्मेंस निकलती है। तो ये होता है बेस ईयर। अब यहाँ पे आपको रियल और नॉमिनल जीडीपी के बीच का अंतर समझना चाहिए। नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, करंट जो मार्केट रेट प्राइस है उस पे कैलकुलेट होती है। वहीं पे जब हम बात करें रियल जीडीपी की, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो बेस ईयर पे जो है वो कैलकुलेट होती हैं। और जब हम रियल की बात करेंगे तो इसमें जो इन्फ्लेशन होता है उसको निकाल लिया जाता है। तो जिसकी वजह से जो सही इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारे यहाँ पे वो क्या चल रही है वो समझ में आता है। इन्फ्लेशन समझते हैं, जैसे मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में ऐसे बताया था कि लेट से कोई कंपनी है जो 100 जूते बनाती है, कब, 2024 में। 2025 में उसने 100 जूते बनाए, तो आप क्या कहोगे, उसकी मैं कहूंगा ग्रोथ कैसे हुई, जीडीपी मतलब प्रोडक्शन उसका बढ़ा कि कम हुआ। आप कहोगे नहीं प्रोडक्शन तो उतना ही। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि जब 100 जूते बना रही थी 2024 में, तो एक जूते की कीमत थी 100 रुपए, तो उस हिसाब से उसको 10,000 रुपए मिले। लेकिन अगर मैं क्या करूं 2025 में 110 रुपए का जूता बेचूंगा, तो इसका मतलब 11,000 रुपए हो जाएंगे ना उसकी कमाई। तो आप कहोगे नहीं नहीं इंक्रीज तो हुआ है। तो ये इंक्रीज कहाँ पे हुआ है, प्राइस में हुआ है। प्राइस में इंक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि इन्फ्लेशन आया, एक साल में 10 रुपए कीमत बढ़ गई। एक्चुअल जो प्रोड्यूस हुआ है उसमें कुछ नहीं बढ़ोतरी हुई, ये 100 से 110 जूते नहीं बनाने लगा। तो इस वजह से जब हम इन्फ्लेशन को आउट करते हैं इसमें से, तब हमको रियल जीडीपी निकल के आती है ना। तो ये ऐसे जीडीपी का कैलकुलेशन हम करते हैं। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि 2011-12 से 2022-23 में शिफ्ट होने का पीछे का रीजन क्या है। तो अभी हाल फिलहाल में ही एक मैंने आपको वीडियो बना के दी थी, आईएमएफ का डेटा क्वालिटी कंसर्न आया था। उसमें बहुत सारे जो देश हैं वो इसमें आते हैं, तो उसमें ऐसे ग्रेड दिए जाते हैं कि भाई कोई भी देश का जो डेटा है वो कितना अच्छा है, उसके अनुसार वो A B C D ऐसे ग्रेड दिए जाते हैं। आप पूरा अगर देखना चाहें वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, देख सकते हैं। तो उसमें इंडिया को C ग्रेड दिया गया था, मतलब यहाँ का जो डेटा है वो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है। और उसके पीछे का जो मेन रीजन बताया गया था कि भारत का जो बेस ईयर वो आउटडेटेड है, मतलब हमारा जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, 2025 चल रहा है और हमने बेस ईयर को बदला ही नहीं है। लगभग 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, जबकि बेस ईयर 4-5 साल में बदल जाता है। तो ये इस वजह से इंडिया का जो ग्रेड है वो C रहा। और उसको लेकर के बहुत सारे जो मतलब मत आए इसको लेकर के, तो क्यों भारत को C ग्रेड मिला, क्या भारत गलत डेटा दे रहा है। गलत डेटा नहीं था, बल्कि आउटडेटेड बेस ईयर इसका रीजन था। तो उस वजह से अब गवर्नमेंट जो है बेस ईयर को 2022-23 कर रही है।
इसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे ना, वो भी हमको समझ में आएगा कि उसको अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाएंगे। मतलब आपको पता है 2011-12 में जो इकोनॉमी थी और जो उस समय की इस वस्तु स्थिति थी, और 2025 में आप देखिए या 2022-23 में भी आप देखिए, तो काफी बदलाव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है 2011 से, बहुत इसका वेटेज आ चुका है। अब पूरा जो सेक्टर है टेक ड्रिवन हो चुका है, एआई आ चुका है, बहुत सारे जो फिनटेक, ई कॉमर्स, जो गिग कंपनी जैसे स्विगी, जोमेटो, उबर, ये सब आ चुकी हैं, जो कि 2011-12 में थे लेकिन एकदम इन्फेंसी स्टेट था, मतलब एकदम शुरुआत ही हो रही थी, कोई पूछ भी नहीं रहा था, ऐसे वाली स्थिति में थे। लेकिन अब देखिए तो ये सब कितने बड़े प्लेयर बन चुके हैं कि भारत की इकोनॉमी में। तो ये सब जब अब इंक्लूड हो जाएंगे तो हमारा जो जीडीपी का कैलकुलेशन ज्यादा एक्यूरेट हो पाएगा, बजाय 2011 में जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूड जो है नहीं होती हैं, या फिर इनको ऐसे स्पेकुलेटिव लिया जाता है। वहीं पे आउटडेटेड जो कंजम्पशन बास्केट है वो भी हमारा हो चुका है। 2011-12 में आप जिन चीजों पे पैसा खर्चते थे, 2022-23 में या 2025 में आप अगर देखेंगे तो उस चीज पे पैसा उतना नहीं खर्चते हैं, बल्कि आपके जो खर्चे के तरीके हैं बदल चुके हैं। अब आप मोबाइल डेटा पे पैसा ज्यादा खर्च करते हैं, आपका जो प्लान है वो 599, 699 का आपका प्लान होता है मोबाइल डेटा का। अब 2011-12 की तुलना करिए तो आपको पता चलेगा कि आप 10 रुपए का, आप 20 रुपए का रिचार्ज करा रहे थे टॉक टाइम का की बात करने के लिए, हमको मिल जाएगा, है ना। तो वो सारी चीजें जो है बदल चुकी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कितना ज्यादा बढ़ चुका है हमारे जीवन में, मोबाइल फोन ही नहीं बल्कि मोबाइल फोन से रिलेटेड जितनी भी डिवाइसेस, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप्स हो गए, आईपैड्स हो गए, या फिर जो भी इस तरह के पैड्स आते हैं वो आ गए, हमारे पास स्मार्ट वॉचेस आ चुकी हैं, स्मार्ट ग्लासेस आ चुके हैं, मतलब कितनी ज्यादा चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे जीवन में घुस चुका है। तो ये जो कंजम्पशन बास्केट है ये कितना ज्यादा चेंज हो चुका है, तो ये सब भी अब आएगा, जो कि अभी तक जो है आप समझिए कि 2011 में ट्रेडिशनल आइटम्स का ज्यादा एक्सपोजर था, इन सब का नहीं था। वहीं पे जो मैंने आपसे कहा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यही है कि हर 4-5 सालों में जो डेट बेस ईयर है वो चेंज हो जाता है। इंडिया का जो है चेंज नहीं हुआ था, उसके पीछे के रीजन है, जैसे पहले तो जो नोटबंदी वाली कंडीशन थी वो आ चुकी थी 2016 में, तो उस वजह से इसको चेंज नहीं किया गया, क्योंकि उस समय बहुत स्थिति जो है डामाडोल हो रखी थी। उसके बाद फिर जीएसटी रिफॉर्म्स वगैरह आए, उसके बाद ये सबसे हम उबर रहे थे, फिर कोविड-19 आ गया। तो इन सब रीजन की वजह से ना जो हमारा जो बेस ईयर है वो जो है चेंज नहीं हो पाया था, लेकिन अब इसे जो है चेंज किया जा रहा है। आगे हम बात करते हैं कि जो नया चेंज होगा इसमें क्या क्या चीजें चेंज होंगी। पहली बात तो जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा, जिसको मतलब इंटरनेशनली स्टैंडर्ड पे अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि आपको डबल डिफ्लेशन रखना चाहिए। मतलब अभी सिंगल डिफ्लेशन है। सिंगल डिफ्लेशन का मतलब ये होगा करंट समय में जो हमारे पास नॉमिनल वैल्यू आती है, जो आउटपुट आता है, उसको हम डिफ्लेट करते हैं। डिफ्लेट करने का मतलब जैसे हवा निकालना ना, तो ऐसे हमारे पास जो भी डेटा आ रहा है, जैसे भी मैंने आपसे कहा कि 2025 में भी उसने 100 जूते बनाए लेकिन 11,000 के मिले, लेकिन जब आप उसे डिफ्लेट करेंगे किससे, इन्फ्लेशन से, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा 1,000 रुपए जो बढ़े हैं वो किससे बढ़े, इन्फ्लेशन से बढ़े। तो आपको डिफ्लेट करके वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000 ही आ जाएगी। तो पहले हमारे, या अभी भी समझ सकते हैं कि जो डिफ्लेट करने के लिए हम ज्यादातर जो WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसका यूज करते हैं। और होलसेल प्राइस इंडेक्स का आप मतलब समझते हैं, वहां पे सही तरीके से डेटा कैप्चर नहीं हो पाता है, क्योंकि जो बात प्रोडक्शन में है इसको इसलिए कहा जाता है PPI पे शिफ्ट करने के लिए, मतलब जो प्रोडक्शन स्टेज में जो वस्तु की कीमत है उससे लीजिए, ना कि होलसेल प्राइस पे आप जो वस्तु की कीमत है उस पर लीजिए, क्योंकि होलसेल प्राइस पे जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें, टैक्सेस वगैरह ऐड हो जाते हैं, PPI पे सब नहीं होता है। तो अब जो नया मेथड होगा उसमें जो है डबल डिफ्लेशन की बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो डिफ्लेट करेंगे वैल्यू को, आउटपुट लेंगे यूजिंग आउटपुट प्राइस, मतलब आउटपुट प्राइस इसमें है क्या उसके अनुसार आउटपुट लेंगे, इनपुट लेंगे यूजिंग इनपुट प्राइस। तो इससे होगा क्या कि जो हमारे रियल जीडीपी होगी उसमें रियल आउटपुट और रियल जो आउटपुट इनपुट है वो वैल्यू आएंगी, जिसकी वजह से जो रियल जीडीपी सही तरीके से डिफ्लेट हो पाएगी। मतलब अगर जो जीडीपी की वैल्यू है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर WPI नेगेटिव में चला जाएगा तो जीडीपी बढ़ जाता है ना। क्यों? क्योंकि जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो माइनस करेंगे WPI को, -1 अगर मैंने ऐसे कर लिया तो +1 हो जाता है ना। तो अगर जीडीपी -1% है तो हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा WPI माइनस होने की वजह से। तो ये सारी चीजें होती है कि डबल डिफ्लेशन मेथड अगर यूज करेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट हमें जीडीपी की वैल्यू प्राप्त होती है। वहीं पे दूसरी चीज आएगी वो सेक्टर वाइज वेटेज का। इसमें सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं चेंज आएगा, क्योंकि जो 2011 के वेटेज थे, मतलब ऐसा समझिए कि जो चीजें 2011 में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, ज्यादा कह सकते हैं वेट रख रही थी, वो अब 2025 में चेंज हो चुकी है। 2022-23 में जब हम इसको करेंगे तो वेटेज में काफी अंतर आएगा। जैसे हमारी जो सर्विसेज सेक्टर है 2011 में भी थी, ऐसा नहीं कि स्थायी नहीं
था, अच्छा खासा था। लेकिन अब 2022-23 की अगर तुलना करेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कोविड के बाद तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन आ चुकी हैं। तो इस वजह से, और जो ओल्डर इंडस्ट्री हैं जिसको ओवर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, उसमें जो है कमी देखने को मिलेगी। तो ये जो वेटेज है सेक्टर वाइज, इसमें भी चेंजेस आएंगे। और अब जो यहाँ पे जो इनफॉर्मल सेक्टर है, पहले जो डेटा लिया जाता था, जो ओल्ड सर्वे का डेटा था, उसको एक्सट्रापोलेट किया जाता था। लेकिन अब जो नई सीरीज आएगी, इसमें फ्रेश डेटा लिया जाएगा, जो एनुअल सर्वे होता है अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेस का, उससे जो है अब जो नया जो डेटा है वो लिया जाएगा, जिसकी वजह से हमको इसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करें, तीसरा जो इसका जो चेंज होगा वो होगा इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का। मतलब अब जब 2022-23 में नया जो कह सकते हैं जो सीरीज तैयार होगी जीडीपी की, नया बेस ईयर आएगा, तो उसके बास्केट में भी चेंज होंगे। जैसे हम उसमें कुछ लाइकली इंक्लूजन देख सकते हैं, जैसे टेक में स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन, 5G डेटा प्लान, ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइसेस, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं वो ऐड होंगी। इसमें आप एआई को भी ऐड कर लीजिए, या सर्विसेज में आप एआई को ऐड कर लीजिए। सर्विसेज में जैसे ओटीटी, सब 2011-12 में नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सब कहाँ था, मतलब ये रहा भी होगा तो बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो गया, जो फिनटेक वगैरह है वो आ जाएगा, क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस सर्विसेज आ जाएंगी। एआई को भी आप इसमें अब ऐड कर लीजिए कि वो भी आपका धीरे धीरे आ रहा है, वो सारी चीज आएंगी। वहीं पे ग्रीन इकोनॉमी, जैसे सोलर प्लांट हो गए या पैनल्स हो गए, ईवी बैटरीज, ई रिक्शाज, ये सब इंक्लूड होंगे। ये सब 2011-12 में कहाँ, मतलब सोलर प्लांट था लेकिन वो उसकी कह सकते हैं रीच नहीं थी जिस तरीके से आज वो पेनेट्रेट कर रहा है। वहीं पे फूड में जैसे बहुत सारे फैंसी फूड जैसे किनोआ, एवोकाडो, ग्रीन टी, ये सब भी अब आज यूज होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। ज़्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं कोविड-19 के आने के बाद। फूड में भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, जो सप्लीमेंट्स वगैरह हैं बहुत ज़्यादा अब यूज होते हैं, वो सब यहाँ पे आएंगे। वहीं पे जो एक्सक्लूजन है, जैसे आप टेक में देखिए, वीसीआर, डीवीडी प्लेयर, MP3, कोई नहीं यूज करता आजकल, है ना। लैपटॉप वगैरह में भी पहले डीवीडी प्लेयर्स वगैरह आता, कोई कुछ नहीं आते हैं, है ना। तो आप आजकल तो पेन ड्राइव भी यूज नहीं होती है। तो लैंडलाइन फोन्स वगैरह हो गए, ये सब बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, इनको एक्सक्लूड किया। लैंडलाइन फोन तो मुझे लगता है अभी भी यूज होते ही ऑफिस वगैरह में, लेकिन अब इनका जो चलन है काफी कम हो चुका है। अब कुछ भी ऑफिशियल काम भी लोग फोन पे ही करते हैं, अपने जो मोबाइल होते हैं उस पर ही करते हैं ना। हाउस होल्ड आइटम जैसे केरोसिन लालटेन्स हो गए, लैंटर्न्स हो गए, कम जो कॉम्पैक्ट कैमराज हो गए, पॉइंट एंड शूट टाइपराइटर्स वगैरह, ये सब तो अब कोई यूज भी नहीं करता है, तो इनको भी एक्सक्लूड किया है। यूज करने वाले भी होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा उनकी है ना। तो इनको भी एक्सक्लूड किया जाए। गांव वगैरह में भी अब एलईडी लाइट जो यूज होती है वो यूज होती है, केरोसिन का जो लालटेन वगैरह होता है वो कम ही यूज होता है। तो ये सब एक्सक्लूड होंगे। मतलब हमारे जो बास्केट है उसमें चेंज होगा। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक बास्केट बनाएगी कि इसमें ये गुड्स हैं, ये सर्विसेज हैं, ये सब ऐड करके हमारा जो पूरा जीडीपी इससे कैलकुलेट होकर तैयार किया जा रहा है। तो अब 2011 में जो बास्केट थी और 2022-23 की जो बास्केट होगी उसमें अंतर आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब यूज हो रही हैं जो पहले जिनका अस्तित्व ही नहीं था। 5G क्या था 2011 में, था ही नहीं, तो उसका अस्तित्व ही नहीं था। अब तो बहुत ज्यादा यूज है ना। अब तो 6G आने वाला है। अब यहाँ पे जो चेंज होगा उसमें जो हमारे कुछ नए सोर्सेज हैं वो भी आपके ऐड होंगे जीडीपी 2022-23 का जो बेस ईयर होगा। जैसे अब जीएसटीएन आ चुका है, तो जीएसटी नेटवर्क का जो डेटा है वो आएगा। MCA 21 जो डेटाबेस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का डेटाबेस पहले से ज्यादा स्टेबलाइज हो चुका है, तो वो डेटाबेस आएगा। आईआईपी और सीपीआई जो अलाइनमेंट है वो आपका, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो आपका देखने को लगा, उसमें भी अलाइनमेंट होगा। अगर जीडीपी का बेस ईयर चेंज होगा तो आईआईपी और सीपीआई का अलाइनमेंट भी यहाँ पे चेंज होगा, जिसकी वजह से हमें जो नए डेटा सोर्सेज हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आखिर चेंज होने वाली हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि इसका इम्पैक्ट का, मतलब ये जो रिवीजन होगा इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सबसे पहला चेंज तो हमारे जीडीपी फिगर में पड़ेगा। तो ऐसे समझिए, अगर 2011-12 में जो हमारा बेस ईयर था वो 1 लाख 100 मतलब 100 लाख करोड़ रुपए का था, तो 2000 जो 22-23 का डेटा होगा उसमें 105 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगी। ये मैं आपको ऐसा फिगर बता रहा हूँ कि भाई जब बेस ईयर चेंज होगा तो हमारा जो पहले बेस था वो अब बढ़ेगा ना, मतलब 2022-23 में। तो अब जो नया बेस होगा उसके ऊपर आधार पे वैल्यू कैलकुलेट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इसी एग्जांपल से कि अगर मैं आपसे कहूँ सन 2008 में जो दाल की कीमत थी वो कितनी थी, 100 रुपए थी। तो अब आप 2014 में अगर कैलकुलेट करिए दाल की कीमत कितनी हुई, 160 रुपए। तो आप कहोगे 60% का इंक्रीज हो चुका है दाल में। वहीं पे अगर मैं कहूँ 2025 में जो दाल की कीमत है वो 250 रुपए हो गई, तो आपको 150% का इंक्रीज हो चुका है ना। तो आपका बेस ईयर जितना पीछे होगा आपका इंक्रीज उतना ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर मैं बेस ईयर को चेंज कर दूं
और इसको मैं 2024 कर दूं, है ना, 2024 में जो दाल की कीमत है वो 230 रुपए है, तो ऐसे में आपको लगेगा कि अच्छा केवल 20 रुपए ही तो बढ़े हैं, तो आपको ये कम लगेगा। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं, इसीलिए बेस ईयर बदलेगा तो जो बेस ईयर की जो प्राइस है वहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा, जिससे जो ग्रोथ रेट एडजस्टमेंट वगैरह होगा वो होगा और इसमें जो नई चीजें हैं वो इंक्लूड करी जाएंगी। इससे जो बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो वो पॉसिबल हो पाएगा। मतलब जब हमारी गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास जो एक्यूरेट डेटा है वो ज़्यादा अच्छा से आ पाएगा, तो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट और आरबीआई मिल करके पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं, फिजिकल पॉलिसी बनाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बन पाएंगे, उनको ज़्यादा अच्छा डेटा जो है मिलेगा और इसकी वजह से उसका इम्प्लीमेंटेशन भी ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, उसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग वो ज़्यादा बेटर हो पाएगी। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट जो चाह रही है कि जो हमारा जो ग्लोबल स्टैंडिंग है, जैसे भी सी ग्रेड मिला है उसमें सुधार हो, तो वो भी देखने को मिलेगा। जब हमारा बेस ईयर बदलेगा ना, तो हमारा जो डेटा है कुछ ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, अपग्रेडेड जो डेटा क्वालिटी होगा, तो हमारी जो रेटिंग अभी सी दी गई है, आने वाले समय में अगले साल अगर ये रेटिंग होगी तो ये आपको बी और ए में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब जब हमारा बेस ईयर चेंज होगा, एक्सक्लूजन इंक्लूजन होगा, डबल डिफ्लेशन होगा, तो जाहिर सी बात है अच्छा डेटा जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो ये जो रेटिंग है उसमें इंक्रीज होगा। अच्छा, रेटिंग इंक्रीज होगा सिर्फ इसीलिए करें नहीं, अगर रेटिंग इंक्रीज होगा तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ना वो भी बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट खास तौर पे, क्योंकि जब आईएमएफ कहेगा कि भारत का जो डेटा ज़्यादा एक्यूरेट है और उससे ग्रोथ दिख रही है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो अट्रैक्ट करेगा हमारा देश बाहर के जो लोग हैं उनसे, तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। फिर हमारा जो फिजिकल डेफिसिट का कैलकुलेशन है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो फिजिकल डेफिसिट का कैलकुलेशन होगा, जैसे फिजिकल डेफिसिट हमारा न्यूमरेटर में है और जीडीपी हमारा डिनोमिनेटर में है, तो अगर जीडीपी की अगर हम बात करें, फिजिकल डेफिसिट हमारा मान लीजिए इतना है और जीडीपी जो वैल्यू है, लेट्स से कुछ भी वैल्यू है, तो वहां पर अगर जीडीपी की वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी, है ना, क्योंकि अब बेस ईयर चेंज होगा, जीडीपी की वैल्यू हमारी थोड़ा इंक्रीज होगी, तो अगर सोचिए कि डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज होगा तो जो पूरी वैल्यू है वो थोड़ी डिक्रीज होगी। तो अगर ऐसा होगा तो जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लोअर फिजिकल डेफिसिट रेशियो देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास और थोड़ा हेडरूम मिल पाएगा आगे जो डेवलपमेंट के काम है उसको करने के लिए। उनको लगेगा कि हमारा जो घाटा है जो है कम हुआ है, हमें और ज़्यादा लोन लेना चाहिए ताकि हम और अच्छा काम कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो कह सकते हैं इम्पैक्ट हो सकते हैं जो ये चेंजेस होंगे इनकी वजह से। बाकी आपका क्या विचार है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको समझ में आई है तो आप इसे लाइक करिए, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।